जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके गुरुकुल चैनल पर। सोचिए अगर 1192 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो क्या होता। हाँ, भारत का नक्शा या हमारी भाषा और संस्कृति पूरी तरह से अलग होती। बिल्कुल। मतलब इतिहास सिर्फ सूखी तारीखों का कोई पुलिंदा नहीं है। ये तो उन चंद घंटों की कहानी है जिन्होंने हमारी सदियों का भविष्य तय कर दिया। सही कहा आपने। और अक्सर ऐसा लगता है ना, जैसे ये जो जानकारी है वो हाथों से फिसलती हुई रेत हो। हाँ, बिल्कुल रेत जैसी। हम मुट्ठी बंद करते हैं, लेकिन दिमाग इतने सारे अनगिनत और रूखे डेटा को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। जी, मानव मस्तिष्क हमेशा से कहानियों या रूपकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहा है। वही तो। और आज की इस गहन चर्चा में हम जिन शानदार पीडीएफ नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, उन्होंने इतिहास की इस फिसलती रेत को एक सीक्रेट कोड की तरह बहुत ही आसान बना दिया है। एकदम सही। इन नोट्स ने जटिल ऐतिहासिक कालखंडों को ऐसी मजेदार कहानियों में पिरोया है जो दिमाग में बिल्कुल हुक की तरह काम करती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। इन स्रोतों में 326 ईसा पूर्व के हाइडिस्पस के युद्ध को याद रखने की ट्रिक देखिए। ट्रिक है, सिकंदर ने पोरस को हाई स्पीड से हराया। अरे वाह! मतलब हाई शब्द सीधे हाइडेस्पस से जुड़ गया। हाँ, और 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध ले लीजिए। ट्रिक कहती है अशोक का दिल कलिंग के बाद बदल गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रिक्स सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हाँ, ये अपने अंदर महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी भी सहेज कर रखती हैं। वो कैसे? मतलब नदियों वगैरह की बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे हाइडेस्पस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, और यूनानी भाषा में झेलम को ही हाइडेस्पस कहते थे। अच्छा, तो नाम में ही भूगोल छिपा है। हाँ, और कलिंग का युद्ध दया नदी के पास लड़ा गया था, जिसके लाल पानी को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या बात है! मतलब जब युद्ध का नाम याद होता है तो आसपास की पूरी पृष्ठभूमि खुद ब खुद याद आ जाती है। जी, और आज का हमारा ये जो सफर है वो 1191 में गौरी के आक्रमणों से शुरू होकर 1971 के आधुनिक युद्धों तक जाएगा। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। दोस्तों, इस बेहतरीन सफर में आगे बढ़ने से पहले जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। तो चलिए प्राचीन भारत से आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं। हाँ, 12वीं सदी के अंत की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी के युद्ध। नोट्स में 1191 से 1194 तक के युद्धों की क्या गजब की ट्रिक दी गई है। जी, वो ट्रिक पढ़कर सुनाइए जरा। वो ट्रिक है, गौरी ने 91 में तराइन में हारकर 92 में दोबारा तराइन जीता और 94 में चांद पर जयचंद को गाड़ दिया। चांद का मतलब यहाँ चंदावर के युद्ध से है। हाँ, 91 में प्रथम युद्ध जहां पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, फिर 92 में दूसरा युद्ध जहां गौरी जीत गया। और 94 में जयचंद की हार। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये सिर्फ राजाओं के बीच जीत और हार का कोई सामान्य आंकड़ा था, या इसने सच में कुछ बड़ा बदला? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तराइन का दूसरा युद्ध केवल सत्ता का बदलना नहीं था। इस युद्ध ने भारत में तुर्क सत्ता की स्थायी नींव रखी थी। मतलब एक पूरी शासन प्रणाली ही बदल गई। बिल्कुल। इससे पहले के हमले सिर्फ लूटपाट के लिए होते थे, पर गौरी का मकसद राज करना था। 1192 की हार के बाद पूरी सैन्य रणनीति बदल गई। हाँ, भारतीय सेनाएं तो हाथियों पर निर्भर थी ना ज्यादा। जी, और तुर्क सेना के पास मध्य एशिया के फुर्तीले घुड़सवार थे। यह गति और तकनीक की जीत थी जिसने दिल्ली का भविष्य तय कर दिया। तो तराइन का मैदान सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक नए युग का दरवाजा था। खैर दोस्तों, ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तुर्क सत्ता तो स्थापित हो गई, लेकिन सत्ता का अगला बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब मुगलों ने कदम रखा। और मुगलों में भी सबसे पहले बाबर। हम्म। बाबर के लगातार 4 युद्धों की जो ट्रिक है ना, हम्म। वो मुझे किसी स्पोर्ट्स टीम के लगातार 4 चैंपियनशिप जीतने जैसी लगी। हाँ, 1526 से 1529 तक वो ट्रिक क्या थी? ट्रिक है, 26 में पानी पिया, हम्म। 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया। बहुत ही मजेदार एनालॉजी है ना? 26 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, 27 में खानवा में राणा सांगा को, और 28 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ। हाँ, और फाइनली 29 में घाघरा में अफगानों को हराया। लगातार 4 साल, 4 बड़े युद्ध। देखिए, अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो बाबर ने केवल युद्ध नहीं जीते, उसने रणनीतिक रूप से हर उस ताकत को खत्म किया जो मुगलों के लिए खतरा बन सकती थी। मतलब एक सोची समझी क्रोनोलॉजी थी। बिल्कुल। पहले लोदी वंश को हटाकर दिल्ली ली, फिर राजपुताना की सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा को हराया,
और अंत में अफगानों को। ये एक साम्राज्य बनाने का ब्लूप्रिंट था। शतरंज की बिसात की तरह एक एक मोहरा साफ कर दिया। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़े रहने के लिए ज्ञान गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। पर साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे बचाए रखना बिल्कुल अलग बात। सही कहा। बाबर की सफलताओं के बाद उसका बेटा हुमायूं कैसे संघर्ष करता है, ये अगली कड़ी है। और इस संघर्ष को नोट्स ने बहुत ही हास्यास्पद उपमा दी है। जी, 1539 और 40 के युद्ध। ट्रिक बताइए। मैं तो पढ़कर ही हंस पड़ा था। ट्रिक है 39 बार चौसा आम खाकर 40 में हुमायूं कन्नौज से भाग गया। हाँ, 39 में चौसा और 40 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। सोचिए, एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक हार जहां मुगलों को भारत छोड़ना पड़ा, उसके लिए आम खाने जैसी ट्रिक। हास्यास्पद है, लेकिन दिमाग में चिपक जाती है। यही तो इन ट्रिक्स की खासियत है। पर इतिहास के नजरिए से देखें तो शेरशाह सूरी की जीत ने मुगलों को खदेड़कर सूरी साम्राज्य खड़ा कर दिया था। मतलब इतिहास कोई सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। बड़े उलटफेर होते रहते हैं। जो सत्ता आज शिखर पर है वो कल गिर सकती है। सच में इतिहास का पहिया बहुत निर्मम होता है। दोस्तों, लगातार ज्ञानवर्धक सामग्री पाने के लिए जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सूरी साम्राज्य के बाद मुगलों की वापसी होती है और इस बार उनके सबसे बड़े शासक का वर्चस्व देखने को मिलता है। अकबर अकबर के 1556 और 1576 के युद्ध। ट्रिक भी बड़ी धाकड़ है। अकबर ने 56 इंच के सीने से पानी पिया और 76 में विरोधियों को हल्दी लगाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में और 76 में हल्दी घाटी का महासंग्राम। हाँ, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने नोट्स में एक बहुत खास तथ्य देखा। कौन सा तथ्य? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व खुद अकबर नहीं कर रहा था, बल्कि एक राजपूत राजा मान सिंह कर रहे थे और सामने महाराणा प्रताप थे। यहीं पर हमें अकबर की रणनीति समझनी होगी। उसकी रणनीति केवल सैन्य ताकत की नहीं थी। कूटनीति भी थी। हाँ, और बहुत गहरी राजनीतिक गठजोड़ वाली कूटनीति। उसने राजपूतों के खिलाफ राजपूतों का ही इस्तेमाल किया। मतलब सेना में उन्हें ऊंचे पद देकर अपनी तरफ कर लिया। बिल्कुल। एक इतने बड़े देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उसने भारत की लड़ाकू कौम को अपने साम्राज्य का रक्षक बना लिया। ये तो बहुत ही चतुर कूटनीति थी। अगर आपको ये ट्रिक्स और विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब भारतीय शक्तियां आपस में इस तरह कूटनीति और युद्ध में उलझी थीं, उसी वक्त एक नई ताकत अपनी जड़ें जमा रही थी। अंग्रेज, समंदर पार से आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका भारत पर कब्जा तो बिल्कुल किसी बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। जी बिल्कुल, एक कॉर्पोरेट बायआउट की तरह। 1757 से 1764 के कालखंड की ट्रिक सुनिए। ट्रिक है 57 में प्लासी की चालाकी, 59 में डचों को किया बेदखल, 60 में फ्रांसीसियों को किया वॉश और 64 में सबको बक्सर में बंद कर दिया। बहुत ही शानदार ट्रिक है। मुझे तो वॉन्डी वॉश और बक्सर में बंद वाले शब्द बहुत कमाल के लगे। वॉन्डी वॉश 60 में और बक्सर 64 में। हाँ, पर अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्यों से जोड़ें तो यहाँ एक एक्स्ट्रा नोट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा नोट? 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, जहां अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अच्छा, तो ये उसी दौरान चल रहा था। जी, सोचिए, एक तरफ मराठे और अफगान पानीपत में लड़कर एक दूसरे को काट रहे थे, कमजोर कर रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल। उसी समय अंग्रेज बंगाल में प्लासी जीतकर और डच तथा फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाकर भारत के असली मालिक बन रहे थे। मतलब हम आपस में लड़कर अपनी कब्र खोद रहे थे और वो बिना किसी बड़ी रुकावट के अपनी इमारत खड़ी कर रहे थे। ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाने के लिए जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ब्रिटिश सत्ता तो स्थापित हो गई। इसके बाद जो दौर आता है वो उनके खिलाफ संघर्ष और फिर आजाद भारत की चुनौतियों का युग है। आधुनिक भारत के युद्ध 1857 से लेकर 1971 तक की ट्रिक भी नोट्स में दी गई है। जी, वो आधुनिक काल की ट्रिक क्या है? ट्रिक है 57 की क्रांति के बाद 62 में चीन से धोखा मिला, फिर 65 और 71 में पाकिस्तान को धूल चटाई। यहाँ 62 का भारत चीन युद्ध और 65-71 के भारत पाक युद्ध शामिल है। हाँ, और नोट्स में एक जगह गर्व के क्षण का भी उल्लेख है, जब 71 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश बना था। देखिए, विश्लेषक के तौर पर हमें यहाँ एक बात स्पष्ट करनी चाहिए। स्रोत में चीन से धोखा मिला,
पाकिस्तान को धूल चटाई या गर्व के क्षण जैसी जो भाषा है वो काफी भावनात्मक और राष्ट्रवादी है। बिल्कुल, वो लिखने वाले का अपना नजरिया है। हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि बस ये बता रहे हैं कि नोट्स में ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरह प्रस्तुत किया गया है। सही बात है, पर अगर हम इन युद्धों का ऐतिहासिक प्रभाव देखें तो ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है, जो कि एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई थी। जी। और फिर 1971 तक आते आते ये एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भूगोल बदलने और निर्णायक युद्ध जीतने तक पहुंचता है। ये असल में भारत के आत्मविश्वास के क्रमिक विकास की कहानी है। बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब एक गुलाम देश से लेकर एक ऐसी ताकत बनना जो नया देश बना सके। इतिहास के इस शानदार समझ के लिए जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में आ गए हैं। हाँ, नोट्स के आखिरी में जो फाइनल रिवीजन चार्ट है वो बहुत कमाल का है। बिल्कुल, ज्ञान वही काम आता है जिसे सही वक्त पर याद किया जा सके। एकदम सही। और ये नोट्स और इनका रिवीजन चार्ट बिखरे हुए डेटा को एक पक्की याद में बदल देते हैं। जी, ये चार्ट दिमाग में एक शॉर्टकट बना देते हैं। सही बात है दोस्तों, इतिहास केवल किताबों में बंद तारीखें नहीं हैं। ये वे घटनाएं हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया का आकार तय किया है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। आज हम सदियों पुराने युद्धों को याद रखने के लिए ये मजेदार ट्रिक्स बना रहे हैं। सोचिए, आज से 100 साल बाद हमारे आज के दशक की घटनाओं को याद रखने के लिए भविष्य की पीढ़ियां क्या ट्रिक्स बनाएंगी। अरे बाप रे, मतलब हमारी महामारियां या जो तकनीकी क्रांतियां अभी हो रही हैं उनके लिए। हाँ, भविष्य के इतिहासकार हमारे इस दौर को किस मुहावरे में समेटेंगे। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम तो खुद इतिहास जी रहे हैं। जुड़े रहें दोस्तों, और हाँ, जीके गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।